आज हम नई कविता के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे कि नई कविता की जो परिस्थितियां रही, जो जिन किन परिस्थितियों में नई कविता का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बारे में हम समझेंगे कि वह कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन से कारण थे जिसके कारण नई कविता नए प्रतिमानों के साथ, नए अपने उपमानों के साथ, नई शैली के साथ हमारे सामने आई। तो यहाँ हम देखेंगे कि सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से जो नई काव्य धारा की शुरुआत हुई, कुछ दिनों तक इस प्रवृत्ति का नाम प्रयोगवाद अवश्य प्रचलन में रहा, किंतु कुछ समय बाद ही स्वयं उनके नेता अज्ञे ने प्रयोगवाद को अस्वीकृत कर नई कविता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी समय नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने अपने नाम के आद्याक्षरों के आधार पर इसे नकेनवाद या प्रपद्यवाद भी नाम दिया। अज्ञे के प्रयोगवाद के सामने नकेनवादियों ने अपना प्रपद्यवाद खड़ा किया। प्रपद्यवाद में परंपरा का पूरी तरह निषेध किया गया था, शास्त्रीयता का विरोध किया गया था। ये लोग प्रयोग को साधन मानते थे, साधन नहीं साध्य मानते थे। ये किसी भी तरह के अनुकरण का भी विरोध करते थे। इनके साथ ही कुछ दिनों बाद ही इस प्रयोगवादी या कहें कि नूतनतावादी काव्य प्रवृत्ति का नाम नई कविता सामने आया। यूरोप तथा अमेरिका की न्यू पोएट्री के अनुरूप किया गया इसका नामकरण था। आज प्रगतिवाद के बाद या छायावाद के बाद ही छायावादोत्तर काव्य प्रवृत्ति के रूप में नई कविता को ही व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। प्रयोगवाद भी अब उतना प्रचलित नहीं रहा है जितना कि नई कविता है। नई कविता का आरंभ सप्तक परंपरा के रूप में अज्ञे के संपादन में हुआ। इससे अज्ञे इस आंदोलन के अगुआ माने गए और बाद में इसके अगुआ बन गए। वही उसी समय अज्ञे के संपादन में 7 वर्ष के अंतराल में 7 कवियों के 3 सप्तक प्रकाशित हुए, जिनमें निम्न जो विचारधारा थी या इनकी जो मूल शैली थी, मूल प्रवृत्ति थी, मूल जो काव्यधारा थी, वह हमारे सामने प्रकट हुई। प्रयोगवाद कवियों को ही उस समय नया कवि भी कहा गया था। मुक्तिबोध जो उस समय प्रयोगवादी या नई कविता युग के प्रमुख कवियों में से एक थे, अपने समय की कविता के आलोचक भी थे, ने यह माना कि प्रारंभिक रूप में प्रयोगवादी कविताएं तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति के विरुद्ध व्यक्ति द्वारा की गई भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, किंतु अब व्यक्ति छायावादी नहीं, उसमें अब बौद्धिकता आ गई है। यह जो देखता है उस पर सोचना चाहता है, जो अनुभव करता है वह लिखना चाहता है। उच्च सामाजिक श्रेणियों और वर्गों में वह अपनी कला को या अपने आप को भ्रमित नहीं करता है। जिस बात पर वह सोचना चाहता है, जिस स्थिति पर सोचने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण घनघोर व्यक्तिवादी स्थिति में लगाकर अविकसित जो स्थिति है उसको फैलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुक्तिबोध छायावाद के बाद के इस युग में प्रखर बौद्धिक व्यक्तिवाद का विकास लेकर आए सामने। उन्होंने तार सप्तक और दूसरा सप्तक के प्रयोगवाद में भी मौलिक भेद माना है।
तार सप्तक में जहां छायावादी अभिरुचि के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रयोगवाद की दृष्टि से तार सप्तक अधिक मजबूत है, दूसरा सप्तक रोमांटिक परिधान की दृष्टि से सामाजिक दृष्टि वाले रचनाकार भी इस समय प्रयोगवाद का स्वागत ही नहीं कर रहे थे, अपितु स्वयं उसका अंग भी बन गए थे। यद्यपि वे स्वयं इस बात को भी अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने ये अनुभव किया कि हमारा ये मत है, अर्थात मेरा अपना मत यह है कि अभी तक प्रयोगवादी कवियों में यह विशाल चेतना नहीं आ पाई है जिसे हम महत्व देते हैं। कुछ कवि तो मात्र मानसिक प्रत्याघातों का चित्रण करके ही चुप रह जाते हैं। अन्यों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। इनको देखकर यह आशा होती है कि आगे चलकर नए कवि अपने विशाल उत्तरदायित्वों का निर्वाह अधिक सफलतापूर्वक कर सकेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1950 तक आते आते प्रयोगवादी कवि अपनी कविता को नई कविता के नाम से पुकारने लगे थे। यह कहा जाता है कि डॉक्टर जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रयोगवाद की बजाय नई कविता नाम पर ज्यादा जोर दिया है। आगे चलकर नई कविता नाम ही प्रचलन में अधिक रहा और प्रयोगवादी कविता ही एक तरह से नई कविता हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे अंग्रेजी के कुछ कवियों ने नई पोएट्री आंदोलन चलाया, उसी प्रकार उसी को देखकर हिंदी में भी नई कविता का आरंभ हुआ और एक समय के प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कवि ही नए कवि के रूप में जाने पहचाने जाने लगे। नई कविता आंदोलन उस समय नई कविता का जो आंदोलन हुआ उस समय नई कविता नामक पत्रिका में प्रकाशन हुआ। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता के नाम से अनेक अर्धवार्षिक संकलन प्रकाशित करवाए। ये संकलन जहां एक ओर नए कवियों को प्रकाश में लाते थे, वहीं दूसरी ओर नई कविता के वैशिष्ट्य और नवीनता पर भी विचार सामग्री प्रस्तुत करते थे। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो अर्धवार्षिक जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ उसमें नए कवियों का संकलन हुआ, उसके साथ ही साथ नई कविता का जो वैशिष्ट्य है, उसकी जो अपनी मौलिक विशेषता है, उसकी जो अपनी नवीनता है, उसकी विचार सामग्री को भी इसमें प्रकट किया गया या प्रस्तुत किया गया। उसको एक नया अवसर, एक नया आधार दिया गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता अज्ञेय और नई कविता के पुरस्कर्ताओं में विवाद जैसी स्थिति बन गई। विचारों का शैली को लेकर, वैशिष्ट्य को लेकर एक संघर्ष की स्थिति हुई, क्योंकि जो प्रयोगवादी कवि थे वे अब नए कवि के रूप में या नए कवि बन गए थे, अब नए रूप में नए कवि बनकर सामने आए थे। लेकिन प्रारंभ में स्थिति ऐसी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे जब एक आधार मिला, एक पत्रिका के माध्यम से, एक संकलन के माध्यम से जब उन्हें आधार मिलने लगा, तो वो एक नए रूप में, एक नई शैली को लेकर के हमारे सामने आए। नई कविता के अनुयायी जो अज्ञेय का विरोध करते हुए आगे बढ़ रहा था, अब वो क्या करने लगे कि विरोध के साथ साथ वो स्वयं को स्थापित कर रहे थे, अपने आप को नई शैली के साथ, नए मार्ग के साथ,
नए विचारधारा का और नए वैशिष्ट्य को लेकर के सामने उपस्थित हो रहे थे। तो हम ये कहेंगे कि जो नया एक रूप सामने आया नई कविता का, उसी पर ज़्यादा जोर दिया गया, उसकी वैशिष्ट्य पर, उसकी नवीनता पर, उसको एक पत्रिका के अर्थ जो उन्होंने पत्रिकाएं निकाली उसके माध्यम से उन्हें अपने विचार की सामग्री को प्रस्तुत करने का एक रास्ता मिला, एक मार्ग मिला। तो वो अपनी जो एक मौलिक विचारधारा थी, जो एक परिवर्तन की लहर लेकर आ रही थी, जो पुराने को अस्वीकार करके एक नए को स्थापित कर रहे थे, उसके लिए उन्हें एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म मिला।